जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं चित्रधारा, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। ठीक है। और इनके जो हैं काव्य चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, ठीक है, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी उनके क्या हैं, नाटक हैं। कंकाल, तितली और इरावती इनके उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह हैं। ठीक है। तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हिंदी को एक नई दिशा प्रदान किए थे। हिंदी को इन्होंने एक नई दिशा दिया था। ठीक है। उनकी भाषा सरल सहज है जो छोटे छोटे वाक्यों में गंभीर भाव प्रकट करती है। उनकी भाषा शैली ओज व माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। ठीक है। इनकी शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं भी हैं। ठीक है। और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है। आगे जो हम पढ़ेंगे उनकी कविता है और इसमें जो दिया गया है आत्मकथ्य का सार भी मैं आपको बता दे रही हूँ। इसमें तो पढ़ ही लेना और मैं अपने हिसाब से बता दे रही हूँ। ठीक है। ये जो है मुंशी प्रेमचंद्र के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। ठीक है। सुप्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद से भी आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया। इनसे भी आग्रह किया गया था लिखने के लिए। ठीक है। अब जो है लोगों के कहने पर भी वे आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें अपने जीवन में ऐसा कुछ विशेष नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है। तो इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई यह कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। आया समझ में? 1932 में प्रकाशित हुई थी। कवि ने इस कविता को छायावादी शैली में लिखा है। किस शैली में लिखा है? छायावादी शैली में लिखा है। और इन्होंने कवि ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए खड़ी बोली तथा ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। इसमें सुंदर और ललित शब्दों का इन्होंने और नए शब्दों का, बिंबों का इन्होंने प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे इन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। जैसे आम लोगों की होती वही जीवन कथा इनकी भी है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करें। हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको लोग महान माने एवं रोचक मान करके वाह वाह करें मेरी कविता सुन करके या मेरी कहानी सुन करके या मेरी आत्मकथा सुन करके। ठीक है। जिससे लोग प्रेरित हों व सुख प्राप्त कर सकें। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। विनम्रता जो यहाँ दिखाई गई है, जो दर्शाई गई है, वो आप लोग इस कविता में पाएंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। अब आगे हम पढ़ते हैं कविता। ठीक है। आत्मकथ्य। जयशंकर प्रसाद जी के कविता का नाम है आत्मकथ्य। तो कविता है, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप, मधुप मतलब भौरा होता है। ठीक है। मधुप मतलब भौरा। और घनी मतलब अधिक। यहाँ दिया गया है ना घनी शब्द। घनी मतलब अधिक होता है। ठीक है। अब अनंत नीलिमा, यहाँ है ना, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अनंत नीलिमा मतलब है विशाल नीला आकाश। अनंत नीलिमा मतलब है विशाल नीला आकाश। ठीक है। लिखूंगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं बताती चलूँगी। आप लोग वीडियो को रोक करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए मैं लिखूंगी नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। ठीक है। मैं बता दूंगी कठिन शब्द को। अब मधुप, गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी।
कवि जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो भौरों के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं, कथा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मन रूपी भौरा, क्या कह रहे हैं कि मन रूपी भौरा, ठीक है, मन रूपी भौरा जो है गुनगुना कर अपनी कहानी, कौन सी कहानी कह रहा है? कवि के जीवन की इच्छाएं उचित वातावरण न पाकर मुरझा कर गिर रही, अर्थात उसके यहाँ है ना, मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ, उनके जीवन में जो दुख है, जो परेशानियां हैं, जो सूखा पेड़ जो है, पेड़ की पत्तियां सूख गई हैं, जो मुरझा कर गिर रही हैं, अर्थात उसके जीवन को सुख पहुंचाने वाली खुशियां एक एक करके उसका साथ छोड़ करके चली गई हैं, ठीक है, उनका साथ छोड़ करके चली गई हैं। अब इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, अनंत नीलिमा मतलब विशाल नीला आकाश, हमने बताया ना। अब गंभीर मतलब इस दुख भरे जीवन में, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस विशाल विस्तार वाले आकाश में न जाने कितने महान पुरुषों ने अपने जीवन की कथाएं लिखी हैं। महान पुरुषों ने अपने जीवन की कथाएं लिखी हैं, मतलब जीवन का इतिहास लिखा है, ठीक है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वो मेरे बारे में जान करके मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वयं अपना उपहास कराते हैं, या मैं भी जो लिखूँगा मेरे अपने बारे में, वो भी लोग पढ़ करके उपहास करेंगे, हंसी बनाएंगे, ठीक है। और उपहास करते, तब तो कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, ठीक है। मेरा यह जीवन अनंत अभावों और बुराइयों से भरा हुआ है। कवि कह रहे हैं अपने दोस्त से कि मेरा यह जीवन अनंत अभावों और बुराइयों से भरा हुआ, फिर भी मित्रों तुम मुझसे यह कहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है, उसे मैं सबके सामने कह डालूं। कैसे कह डालूं? अपनी कमजोरी, अपनी दुर्बलता कैसे किसी के सामने कह डालूं? तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। गागर मतलब यहाँ मटकी की बात हो रही है, ठीक है। गागर मतलब दुर्बलता, मतलब कमजोरी, उपहास मतलब मजाक, व्यंग मलिन यहाँ दिया गया था ना, व्यंग मलिन मतलब गंदा मजाक, ठीक है। अब गागर रीति मतलब है खाली घड़ा, ऐसा मन जिसमें भाव न हो। गागर रीति मतलब है कि ऐसा मन जिसमें कोई भाव ना हो, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही हो खाली करने वाले। क्या तुम मेरी कहानी को सुन करके, लेखक कह रहे हैं, क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे? मेरी कहानी को सुन करके क्या तुम सुख प्राप्त कर सकोगे? मेरा मन तो खाली गागर के समान है। मेरा मन कैसा है? खाली गागर के समान है, ठीक है। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, जिसमें कोई भाव नहीं है। कहीं तुम्हारा मन भी तो मेरी तरह भाव से खाली नहीं है, ठीक है। और तुम कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे मेरी तरह तुम्हारा भी मन, तुम्हारे भी मेरी तरह भाव से खाली तो नहीं है। तुम मेरे भावों द्वारा अपने मन के खालीपन को भरना चाहते हो। कहीं तुम भी तो खाली नहीं हो कि मेरे भाव को सुन करके, मेरे भाव के बारे में जान करके अपना मन भरना चाहते हो। अर्थात ऐसा तो नहीं है कि मेरे खाली जीवन को देखकर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। ऐसा तो नहीं है कि मेरे बारे जान करके, मेरी दुर्बलता जान करके, मेरी कमजोरी जान करके या मेरे दुख को सुन करके तुम सुख पाओगे। ऐसा तो नहीं है, ठीक है। अब जो है अगला है, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं।
विडंबना, विडंबना मतलब है दुर्भाग्य, ठीक है। विडंबना मतलब दुर्भाग्य। सरलते मतलब सरल मन वाले, सरलते मतलब क्या है, सरल मन वाले। प्रवंचना मतलब धोखा, प्रवंचना मतलब क्या है, धोखा, ठीक है। अब यहाँ है औरों को दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। उज्जवल, उज्जवल गाथा मतलब सुख भरी कहानी, सुख भरी कहानी कैसे गाऊं। यह विडंबना अरि सरलता। कवि कहता है कि यह तो दुर्भाग्य की बात होगी कि सरल मन वाले की मैं हंसी उड़ाऊं, सरल मन वाले की मैं हंसी उड़ाऊं। मैं तो अभी तक स्वयं दूसरों के स्वभाव को समझ नहीं पाया हूँ, मैं तो अभी तक स्वयं ही दूसरे के भावों को समझ नहीं पाया हूँ, मैं क्या हंसी उड़ाऊंगा, ठीक है। मैं तुम्हारे सामने अपनी कमियां प्रकट करूं या लोगों के छल कपटपूर्ण व्यवहार को एवं दुनिया से मुझे जो धोखा मिला है, जो मेरे साथ हुआ है, उन्हें तुम्हें बताऊं, क्यों बताऊं, अब बताइए मुझे। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मैं उन मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा को कैसे गाऊं, मैं उस मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा को कैसे गाऊं, अपनी सुख भरी कहानी कैसे बताऊं, जिसमें हंसते खिलखिलाते हुए, यहाँ है ना, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। आलिंगन मतलब बाहों में भरना, ठीक है। अरे खिलखिला कर हंसने वाले, मैं उस क्षण को, अपनी उज्जवल गाथा को कैसे गाऊं जिसमें हंसते खिलखिलाते हुए प्रिया के साथ, पत्नी के साथ बातें होती थी। उन निजी क्षणों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूं, उन क्षणों को लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। कवि अपनी आत्मकथा को बताते हुए कहता है कि मुझे जीवन में वह सुख कहाँ मिला, स्वप्न मतलब सपना, मुझे वह जीवन में सुख कहाँ मिला जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया। मैं तो जैसे आदमी रात में सोते वक्त या दिन में भी सोते वक्त सपना देखता है कि बहुत सारे पैसे मिल गए, बहुत सारे धन मिल गए और मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, तो लगता है ना कि सब सच लगता है। तो कवि कह रहा है कि जैसे जो मेरे जीवन में सुख आया था वो सुख कैसा था, स्वप्न की तरह था, और जब मैं जगा तो मुझे कुछ नहीं दिखा, ठीक है। स्वप्न देखकर फिर मैं उसके बाद जग गया। सुख तो मेरी बाहों में आने से पहले ही मुस्कुराकर भाग गया, सुख आने से पहले ही, मेरे बाहों में आने से पहले ही मेरे पास से मुस्कुराकर वो भाग गया, ठीक है, चला गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कवि बता रहा है मुस्किया कर मतलब, मुस्किया मतलब मुस्कुरा कर चला गया, मुझे जीवन में वो सुख नहीं मिला, ठीक है। अर्थात मेरी अभिलाषाएं कभी सफल नहीं हुई, मुझे कभी सुख की प्राप्ति नहीं मिल पाई, ठीक है। अब अगला है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निस्सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थकी पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखो क्यों मेरी कंथा की। अब यहाँ है अरुण कपोलो, अरुण कपोलो मतलब है लाल गाल, ठीक है। मतवाली मतलब मस्त कर देने वाली, अनुरागिनी मतलब अनुरागिनी उषा प्रेम भरी सुबह, जो सुबह होती है, ठीक है, जब सूरज अपनी लालिमा लेकर के दिखाई देते हैं, ठीक है। मधुमाया मतलब प्रेम से भरी हुई, यहाँ मधुमाया शब्द है ना, प्रेम से भरी हुई। पाथेय मतलब सहारा, पाथेय मतलब सहारा, ठीक है। पथिक, पथिक सभी को पता होगा, यात्री जो रास्ते पे चलते हैं, पंथा रास्ता,
सीवन मतलब क्या होता है? सिलाई। सिलाई सिलाई लोग करते हैं ना, और कहीं गड़बड़ी हो जाती तो उसको उधेड़ देते हैं, मतलब खोलना। मेरे दुख को, जो मेरा दुख बंद पड़ा हुआ है, सिला पड़ा हुआ है, उसको उधेड़ने के लिए कह रहे हो? मेरी कंथा को, मतलब मैं अपनी गुदड़ी को उधेड़ी हूँ, अपने अंतर्मन जीवन की कहानी के मन के भाव को यहाँ दर्शाऊं, लिखूं आत्मकथा में? ये कैसे हो सकता है? तो अर्थ सुनिए, व्याख्या। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया। कवि अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि उसके लालिमा युक्त गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रेम बिखेरती उषा उदित हो रही हो। उसके प्रिया के गालों की जो है वर्णन कैसे कर रहे हैं? जैसे सुबह के टाइम सूरज अपनी लालिमा को बिखेरता है, लालिमा लेकर के धरती पर आता है, जितनी खूबसूरत लगती है, वैसे वो अपनी उपमा दे रहे हैं अपनी प्रिया के गालों को। ठीक है, लालिमा युक्त गालों को देखकर ऐसे लगता था जैसे प्रेम बिखेरती उषा उदित हो रही है, सूरज की किरण बिखेर रही है। अर्थात ऐसा लगता था जैसे उषा भी अपनी लालिमा उसी से लिया करती थी। अपनी प्रिया के बारे में कह रहे हैं, जैसे मेरी प्रिया भी लालिमा सूरज से ही लेती थी, या प्रिया की लालिमा सूरज ले लेता था। ठीक है, ऐसे ही लग रहा। निज सुहाग मधुमाया में, आज मैं उषा की अपनी लालिमा उसी से लिया करती थी, आज मैं उसकी ही यादों को सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते को, थकान को दूर करता हूँ। वही जो मेरा बीता हुआ है, मैं उसको सोच करके, याद करके अपने रास्ते पर चलता हूँ, थकान को दूर करता हूँ। अर्थात उसी की यादें मेरे थके हुए जीवन का सहारा बनी हुई है ना। यहाँ पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखो क्यों मेरी कंथा की। अब मेरे छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ। मेरे जीवन में सुख के ऐसे पल कभी नहीं आए जिनसे तुम प्रेरित हो सको। मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं अपनी आत्मकथा लिखूँगा उसको सुन करके लोग प्रेरित होंगे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। इसलिए क्यों तुम मेरे जीवन की कहानी को खोल कर उधेड़ कर देखना चाहते हो? सीवन जो सिला हुआ है, जो बंद है, उसको क्यों उधेड़ कर देखना चाहते हो? ठीक है, मेरे इस छोटे से जीवन में अभावों से भरी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। मेरा जो ये छोटा सा जीवन है उसमें कमियों की बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं, अभावों की बड़ी बड़ी कथाएं हैं। मैं अपने जीवन की उन सामान्य गाथाओं को कैसे कहूँ, अपनी सामान्य गाथाओं को, आपसे कथाओं को कैसे कहूँ? ठीक है, मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं दूसरे महान लोगों की कथाओं को सुनता रहूं। मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं महान लोगों की कथाओं को सुनता रहूं। ठीक है, अपने बारे में चुप रहूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? मैं दूसरों के महान लोगों की कथाओं को सुनता रहूं और अपने बारे में चुप रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? भला तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकोगे? तुम्हें क्या सीख मिलेगी? अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। व्यथा मतलब है क्या? दुख। मौन मतलब चुप। ठीक है, तो कभी कह रहा है कि मेरा दुख इस समय शांत है, वह अभी थक कर सोया है, इसलिए अभी आत्मकथा को लिखने का उचित समय नहीं आया है, इसलिए मैं नहीं लिखना चाहता। ठीक है, आशा है कि आप लोगों के समझ में वीडियो देखने के बाद आ जाएगा, और कहीं अगर को नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं बताने की पूरी तरह से कोशिश करूँगी। ठीक है, अभी ये प्रश्न अभ्यास है। प्रश्न अभ्यास के बारे में मैं बता रही हूँ कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप इसको सुनिएगा और सुन करके लिखिएगा, क्योंकि अगर मैं प्रश्न उत्तर दोनों डाल दूँगी तो आप लोग क्या करेंगे, उसको जो है टीप करके लिख लेंगे।
आपको लिखने शुद्ध हिंदी नहीं आएगा। तो इसलिए जो मैं बोल रही हूँ आप इसको समझिएगा, पहले सुनिएगा और उसके बाद पेन लेकर के कॉपी पर लिखिएगा, तो आपके बोर्ड की तैयारी भी होगी, आपको हिंदी की लेखनी भी आपकी सुधरेगी और आप लिख सकते हो। ठीक है, अच्छे नंबर अंकित कर सकते हैं आप। इसलिए मैं प्रश्न अभ्यास बता रही हूँ। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? वैसे ऊपर तो मैंने बताया है इस कविता में, लेकिन यहाँ भी मैं बता दे रही हूँ। कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि उसका मानना है कि उसने अपने जीवन में कोई ऐसी उपलब्धि नहीं प्राप्त किया है, कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे वह दुनिया के सामने ला सकें। उनके जीवन की कथा तो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है, उसमें ऐसा विशेष कुछ नहीं जिससे लोग प्रेरणा प्राप्त कर सकें। ठीक है, यही है पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कभी ऐसा क्यों कहना चाहता है, क्यों कहता है? और ये एग्ज़ाम में आया भी है हर साल। ठीक है, कभी आत्मकथा कहने या लिखने के समय को उपयुक्त क्यों नहीं मानते हैं? ठीक है, तो कवि को लगता है कि आत्मकथा सुनाने का सही समय अभी नहीं आया है क्योंकि इसके इस छोटे से जीवन में अभावों से भरी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। वह अपने जीवन की उन सामान्य गाथाओं को कैसे कहें, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि वह दूसरे महान लोगों की कथाओं को सुनकर चुप रहें। और इसके अलावा उसका दुख इस समय शांत है, वह अभी थक कर सोया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो कई बार सुखी जीवन की स्मृतियां मनुष्य के लिए उस समय सहारा बन जाती है जब वह दुखी होता है। ठीक है, आज कवि अपनी प्रिया की उन यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते की थकान दूर करता है, जिसमें उसके लालिमा युक्त गालों को देखकर ऐसे लगता था जैसे प्रेम बिखेरती उषा उदित हो रही है। जैसे सूरज निकलता है अपनी लालिमा को लेकर के, वैसे कवि वगैरह है कि बिखेर रही है। ठीक है, अब यहाँ भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। कवि कह रहा है कि स्मृति को पाथेय बनाने से जयशंकर प्रसाद का क्या आशय था। आप जानिए, कवि कहता है कि मुझे जीवन में वह सुख नहीं मिला जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया था। सुख तो मेरी बाहों में आने से पहले ही मुस्कुराकर भाग गया, अर्थात दूर चला गया था। अब दूसरे का, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निस्सुहाग मधुमाया में। कवि उन यादों का सहारा लेकर के अपने जीवन के रास्ते की थकान दूर करता है, जिसमें उसकी प्रिया की लालिमा युक्त गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रेम बिखेरती उषा उदित हो रही है। उषा, सूरज जो है निकल रहा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कथन के माध्यम से कवि कहना चाहता, कवि अपने जीवन की पिछली घटनाओं को याद करते हुए कहता है कि मैं उन मधुर चांदनी रातों की उज्ज्वल गाथा को कैसे गाऊं, अर्थात उन मधुर क्षणों को कैसे प्रकट करूं जिसमें हंसते खिलखिलाते हुए प्रिया के साथ बातें होती थी, क्योंकि वह सुख तो मेरी बाहों में आने से पहले ही मुस्कुराकर मुझसे दूर चला गया था। मैं उस सुख का अनुभव स्वप्न में किया था। ठीक है, अब अगला है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें उदाहरण सहित लिखना जो है, जयशंकर प्रसाद, क्या लिखेंगे आप? जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। प्रस्तुत कविता में उन्होंने सहज सरल खड़ी बोली एवं अलंकारों का प्रयोग भी किया है। जीवन में आए दुखों का सरल एवं सहज वर्णन कर प्रसाद ने करुण रस का समावेश किया है। उन्होंने भावानुकूल शब्दों का प्रयोग करते हुए व्यक्तिगत अनुभूतियों के बड़े सुंदर एवं मार्मिक शब्द चित्र उकेरा है, उन्होंने खींचा है। ठीक है, ये इनका आंसर हो गया। अगला है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? तो कवि इस रूप में अभिव्यक्त किया है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। अर्थात कवि कह रहा है कि स्वप्न में उसने जिस सुख की कामना की थी वह उसे प्राप्त नहीं हुआ और उसके पास आने से पहले ही वह दूर
चला गया था। और मुझे विश्वास है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको हर लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।